तो हमने कल भगवत गीता की शुरुआत की और हमने भगवत गीता के कुछ पॉइंट्स जो कल नोट करे थे उसमें सबसे पहले ये था कि जो भगवत गीता है उसका मीनिंग सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट, यानी कि भगवत गीता को गाया जाता है, गहरे में उतरता है और हम अपने जीवन की कहानी को ही भगवत गीता के माध्यम से समझते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो मेन थीम ऑफ भगवत गीता है वो क्या है कि हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते, इग्नोरेंस को छोड़कर, और हम ज्ञान की तरफ बढ़ते। हर पल हम अपने आप में इम्प्रूव होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हमें अपने जीवन के बारे में, खुद के भीतर के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हमें पता लगता है। और जो भगवत गीता है वो एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू ब्लिस, भगवत गीता एक शाश्वत ग्रंथ है, हम ये कह सकते हैं। और भगवत गीता हमें एनकरेज क्या करती है, एक सीकर को एनकरेज क्या करती है कि हम राइट एक्शन अपने फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर हम हमेशा अपने धर्म को पहचानें कि हमारा धर्म क्या है। और धर्म कैसे पता लगता है? जब तक हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ और ज्ञान से एक योगी के रास्ते पर नहीं चलते, जब तक हमें धर्म पता नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से हमने भगवत गीता के कुछ पॉइंट्स कल जाने और उसके बाद हम चैप्टर 1 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और चैप्टर 1 में भी जो कल श्लोक राजेश जी ने बोला था उस श्लोक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक बार राजेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार फिर से श्लोक बोलिए, 2 बार आप श्लोक बोलिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मां कः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मां कः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। थैंक यू। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम, जो श्री श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बताई गई है, जो भगवत गीता, इसमें पहले चैप्टर का नाम तो डिस्पोटेंसी ऑफ अर्जुना, यानी कि अर्जुन की निराशा, इस पूरे चैप्टर में एक एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो पुस्तक है, जो महातर बाबा जी के द्वारा, और उसके बाद धीरे धीरे परमहंस योगानंद जी के द्वारा यहाँ पर भगवत गीता जो उतरी है, उसके लिए हमें बहुत संयम की जरूरत है, हम सबको। क्योंकि ये कहानी अंदर की, हमारे अंदर की ही कहानी है। और एक इसके साथ उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण दिया है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो हमें शायद एक कहानी जब हम सिंपल सुनते हैं और जब हम विज्ञान के साथ सुनते हैं तो दोनों में हमें कुछ अ, अंतर नजर आता है। और अ, उसके लिए हमें संयम चाहिए, है ना। तो लंबी चलेगी क्योंकि भगवत गीता है, तो हमें जब लंबी चलती है तो हमें उसके लिए संयम और विवेक चाहिए, है ना।
तो ये अपने अंदर बार बार धारण कर ले कि हम विवेकशील हैं, हम संयमी हैं, तभी हम इस भगवत गीता को अंदर उतार सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो अर्जुन की निराशा है। और जैसे कि अभी जो राजेश जी ने श्लोक बोला, तो उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को डिपिक्ट किया गया है कि एक जो मन है, मनस, मनस को डिपिक्ट किया गया है, क्योंकि मन के साथ हमारी पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां बंधी हुई है। और अगर हम देखें कि पांच ज्ञान इंद्रियां अगर ना हो तो मन क्या काम करता है? मन कुछ नहीं कर सकता। मान लो हमारी बॉडी से पांच इंद्रियों को निकाल दिया जाए, तो फिर मन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो मन के बारे में बात की गई। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से ना कि अब जो पांडव के पुत्र हैं और जो मेरे पुत्र हैं, यानी कि जो मन के पुत्र हैं और जो पांडव के पुत्र हैं, धीरे धीरे उसको हम समझेंगे। तो उन दोनों में क्या चल रहा है? तो दोनों आमने सामने खड़े हो गए। तो मन किस तरीके से चंचल है ना, वो उसको पता है कि जीत किसकी होनी है, लेकिन इवन देन मन बार बार पूछता है कि कौन जीतेगा, कौन, आपस में दोनों खड़े हुए हैं तो कौन जीतेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो ये कहानी है कि किस प्रकार से हमारे भीतर, हमारे ब्रेन की और हमारे मन की, वो जो अंदर से जो इंटरप्रिटेशन चलता है हमारे ब्रेन के अंदर, कौन से हिस्से में चलता है, और उस कौन से हिस्से में हम उलझ जाते हैं, और उसमें उलझने के बाद हम अपने मन के अनुसार ही कार्य करते हैं। हम अपने उस सीकर वाला जो पोर्शन है, जिसमें हम सोल की तरफ जाते हैं, बुद्धि की तरफ जाते हैं, वो चीज हमारी रह जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन विषाद कर रहे हैं, निराशा है उनके पास, अर्जुन के पास। तो भगवत गीता यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि जो भगवत गीता का उद्देश्य सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैटल, यानी कि हम महाभारत को एक पूरे फिजिकल लेवल पे, भौतिक स्तर पे जब हम देखते हैं, तो वो ही एक यहाँ पर सिर्फ पर्पस नहीं है भगवत गीता का। वो कहते हैं कि ये तो कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट है, कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, अच्छे और बुरे के बीच का। हर क्षण जो भी हम काम करते हैं, ये एक कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट है। मतलब कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है और जो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो आपस में हर पल कुछ न कुछ, किसी न किसी काम से, विचार से, हमारे एक्शन से जूझती रहती है। ये कहानी उसकी है। उसके बाद अब वो बता रहे हैं, स्वामी जो वेद व्यास हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑफ योगा, जो हमने कल बात की थी, कि जो योग है हम उसको कैसे समझें, कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना। हम, हमारे लिए योग क्या चीज है, योग परंपरा हम कैसे जाने, ये यहाँ पर वेद व्यास जी इस भगवत गीता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस साइंस ऑफ योग को सीखना है, योग परंपरा को सीखना है। योग परंपरा का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जन्म परंपरा। अब हम जन्म परंपरा को कुछ कुछ जानने लगे हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने ही स्वरूप का पता लगता है। और जन्म परंपरा में हमें पता है कि बहुत सारी योनियों को क्रॉस करके, पत्थर जगत को, पौधे जगत को, पशु जगत को क्रॉस करके एक मनुष्य योनि में हम आते हैं ना। और मनुष्य योनि में आने के बाद हमारी जो सोल है, वो धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक चींटी से बड़ी चींटी बनती है, विकसित होती है, ऐसे ही हमारी सोल भी एक इन्फेंट सोल से बेबी सोल, बेबी सोल से फिर आगे हमारी एडल्ट सोल, एडोलेसेंट सोल, ऐसे धीरे धीरे हमारी आत्मा विकसित होती चली जाती है। और उसी के माध्यम से हम योग परंपरा को समझते हैं।
तो योग परंपरा के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरी भगवत गीता, ये जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑफ योगा, उसके ऊपर हमारी पूरी भगवत गीता हमें बता रही है। यानी कि पाथ ऑफ कैवल्य, कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, ये योग परंपरा है। एक अज्ञान से, जो हमें नहीं पता है हमारे ब्रेन में क्या क्या घटित होता है जब हम जो जो भी कार्य करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम कैसे इवॉल्व होते हैं और हम उस योग परंपरा को फॉलो करने लगते हैं ना। तो ये मेन मुख्य वेद व्यास जी बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अब वो कह रहे हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी कि मेरे जो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी हैं, हिमसेल्फ जो ज्ञान अवतार है, जो इनकारनेशन ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान अवतार है, वो कह रहे हैं, उनसे एक लाइन बस कह के फिर हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि युक्तेश्वर गिरि जी, ये अब मैं जो तुम्हें भगवत गीता तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, यू नाउ हैव द की, यानी कि अब तुम्हारे पास वो चाबी है तुम्हारे अपने आप को भीतर जानने की। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना, अब तुम्हारा काम है कि तुम अब इस भगवत गीता को कैसे समझते हो, ये तुम्हारा अपना अनुभव है। तो वो कहते हैं कि यू नाउ हैव द कीज है, उन्होंने कहा कि अब चाबी तुम्हारे हाथ। तो सेम ऐसे ही हम सबके हाथ में, जब हम भगवत गीता अब सुनेंगे, तो ये चाबी हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार से दिन भर अपने जो एक्शंस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की, जो पहला श्लोक अभी जो बोला गया, गाया गया राजेश जी के द्वारा। जो ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ब्लाइंड माइंड। अब जब धृतराष्ट्र की बात होगी तो हमारे दिमाग में आएगा कि ब्लाइंड माइंड, वो इंक्वायरी कर रहा है, किसके माध्यम से इंक्वायरी करते हैं? मन, देखो, और इंक्वायरी कर रहा है कि ऑनेस्ट संजय जो इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो हमारी इंट्यूशंस, जो हम एक ऑब्जर्वर की भांति काम करते हैं। तो हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि एक ऑब्जर्वर कौन है, हम खुद ही ऑब्जर्वर है। हमारी जो सोल है वो एक ऑब्जर्वर की भांति काम करता है। सोल जो है ऑब्जर्व करता है। तो एक ऑब्जर्वर की भांति जब हम काम करते हैं तब हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं कि मन कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे मन के साथ इंद्रियां कैसे जुड़ी हुई हैं। ये सारा जो काम है, ये एक ऑब्जर्वर देखता है। इसी तरह संजय देख रहा है, वो पूछ रहा है कि जो मेरे बच्चे हैं, मन कह रहा है, पुरुष, पुरुष कौन हुए? कि जो इम्पल्सिव मेंटल एंड सेंस टेंडेंसी, जो हमारी टेंडेंसीज हैं मन की, अलग अलग हमारी जो टेंडेंसीज बनती हैं, जैसे कभी कभी मूड खराब हो जाना, ईगो आ जाना, नाराज हो जाना, हमारी टेंडेंसीज, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे पुरुष बोला है, यानी कि बच्चे बोला है। मन के जो धृतराष्ट्र के जो 100 बच्चे हैं कौरव में, वो बोला गया। तो हमारी जो टेंडेंसीज हैं वो किस प्रकार से हर पल, हमारी टेंडेंसीज हमें उस मैग्नेट की तरह खींचती है। हमारी टेंडेंसीज जो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, तो हमें बार बार खींचते रहते हैं। अब ये युद्ध शुरू हो रहा है हमारी टेंडेंसीज के बीच में एंड द सन्स ऑफ वर्चुअस पांडु। पांडु मतलब जैसे कल बताया था कि बिल्कुल श्वेत, निर्जल, उज्जवल, जो पांडु का मतलब होता है व्हाइट कलर। तो उनके जो 5 बच्चे हैं पांडव, उन दोनों के बीच में अब युद्ध चलता है। तो कह रहे कि जो प्योर डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज, जो हमारी टेंडेंसीज हैं उससे ऊपर का, जो हमारी टेंडेंसीज है,
जैसे 100 तो कौरव हो गए और 5 पांडव। तो जो हमारी टेंडेंसीज हैं, जो हम टाइम से, समय से परे की बात जब हम करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने गलत किया, तो जब हम उस टेंडेंसीज की बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच की बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब वो आगे कह रहे हैं कि कहाँ पर वो खड़े हुए, दोनों कहाँ पर खड़े हो रहे हैं। गैदर्ड टुगेदर ऑन द धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब द होली प्लेन। यही हमारी बॉडी, जो इंटरनल हमारी जो बॉडीज है, उसको उन्होंने धर्म क्षेत्र बोला। ऑफ द कुरुक्षेत्र द बॉडीली फील्ड ऑफ एक्टिविटी, और जहां पर हमारा जो भौतिक शरीर है जो एक्शन करता है, वो कुरुक्षेत्र है। तो उन दोनों के साथ संबंध, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ईगर टू डू बैटल फॉर सुप्रीमेसी, व्हाट वाज द आउटकम। अब मन कह रहा है कि भाई क्या होगा इन दोनों के बीच में, जो कुरुज हैं और जो पांडव हैं, उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। संजय से पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुज और पांडवों के बीच में अब क्या होने वाला है। और ये द्वंद्व हमारे बीच में भी चलता रहता है। तो यहाँ पर अब डिपिक्शन, शुरू शुरू में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इसको समझने में। तो ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र एक ब्लाइंड माइंड है, और जो कुरुज हैं उसके साथ जो हमारी इम्पल्सिस हैं, हमारी डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं वो हैं। और जो पांडव हैं, वो हमारी जो अंदर की इंट्यूटिव टेंडेंसीज हैं वो हैं। और संजय एक ऑब्जर्वर की भांति, जैसे एक ऑब्जर्वर की भांति हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दोनों का डिफरेंस देखते हैं जब तक हम ब्रेन के पास पहुंचे। वो कहते हैं कि अब वर्सेस है, जैसे गुड वर्सेस बैड, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया कि सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेंस इंडल्जेंस, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। मान लो हम खाना खा रहे हैं और हमने एक रोटी का टुकड़ा भी ज्यादा खा लिया, हमें पता है अंदर से कि सेटिस्फेक्शन है कि हम खा चुके हैं। लेकिन अगर एक रोटी का टुकड़ा भी ज्यादा खा लिया, लालच आ गया, लालच, तो इसका मतलब हमारा सेल्फ कंट्रोल टूट गया और हम सेंस इंडल्जेंस में चले गए। यहाँ पे वर्सेस बताया, गुड एंड बैड वर्सेस मोटे तौर पे है, लेकिन यहाँ पर और डीपर अगर मीनिंग हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेल्फ इंटेलिजेंस। डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस अपोज्ड बाय द मेंटल सेंस इंक्लिनेशन। अब मन क्या कहता है और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कहती है, मन और बुद्धि का डिफरेंस करना। हर पल हमारे पास दो पोल हैं, ये कह रहे हैं कि दो पोल हैं आपके पास, मैग्नेटिक पोल। एक के पास इधर मन है और इधर हमारी जो इंट्यूटिव, जो हमारी एजेंसी है, यानी कि इंटेलिजेंस है, वो है। तो अब हम हर पल जो भी काम करते हैं, अब हमें देखना है कि हम इस तरफ, जिधर सोल है, जो हमारी स्पिरिट है, हम उस तरफ खींचते हैं, या हमारे मन और इंद्रियां उस तरफ खींचते हैं। तो ये मैग्नेट है, हम किस तरफ आकर्षित होते हैं। तो इन दोनों का वर्सेस चल रहा है पूरी भगवत गीता में। ये वर्सेस, ये लड़ाई है कि ये मन इधर खींच लेगा तो हम धर्म से अधर्म की तरफ आ जाएंगे, और जब बुद्धि और हम अपनी आत्मा उस ज्ञान की तरफ चलेंगे, तो फिर हम वहां से धर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे। और यही एक योग परंपरा का रास्ता है कि जब हम धर्म को जानना चाहते हैं, तो हम उससे पहले हमें योगी बनना पड़ेगा। और योगी का मतलब यही होता है कि हम उस वर्सेस को पहचान पाए कि गुड क्या है, बैड क्या है, सेल्फ इंटेलिजेंस क्या है, और हम इंट्रोस्पेक्शन करें अंदर ही अंदर, वो क्या है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि
जो ये बैटल है कुरुक्षेत्र, कुरुस, कुरुस का मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया संस्कृत रूट क्री, यानी कि वर्क, मटेरियल एक्शन, क्षेत्र मतलब फील्ड, कि ये जो बॉडी है जो बार बार कोई काम करती है, हाथों से, पैरों से, जबान से, ना, जो हमारी कर्म इंद्रिय, तो कुरुक्षेत्र को बोला गया है कि आपका एक्शन का फील्ड, कर्म इंद्रियों से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि ये आपका एक्शन फील्ड, यानी कि क्षेत्र है आपका जो बॉडी है। क्योंकि जब हम सेकंड चैप्टर में पहुंचेंगे तो हमारे पास ये कुरुक्षेत्र की ही बात आएगी कि आपका जो बॉडी है एक फील्ड है। जैसे मैं कई बार एक वर्ड यूज करती हूँ कि भाव शरीर, ये भाव शरीर जो है ये हमारे थर्ड चैप्टर में, सेकंड और थर्ड चैप्टर में भाव शरीर के बारे में बताया गया है। जो इनर बॉडी, इनर धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र तो हो गया एक्शन का फील्ड, और धर्म क्षेत्र हो गया जो इनर हमारी बॉडी है, जो भाव शरीर है, वो हो गया। थोड़ा सा डीपर मीनिंग है, लेकिन बहुत संयम और विवेक रखना पड़ेगा हमें ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो फील्ड ऑफ एक्शन है उसमें हमारी फिजिकल, मेंटल और जो सोल फैकल्टीज हैं वो काम करती हैं। जैसे जब हम युद्ध देखते हैं कॉमनली, तो कुछ होते हैं, एक सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, कुछ होते हैं वजीर होते हैं ना, ऐसे अलग अलग तरह की रेशोज में हमारा पूरे युद्ध की सेना बटी हुई होती है। तो एक महामंत्री होता है ना, एक, सब आगे ऐसे खड़े हैं। तो हमें ऐसे अज्यूम करें कि भाई युद्ध के क्षेत्र में अगर हम खड़े हैं तो सेना के अलग अलग डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं। कोई घोड़े पे खड़ा है, कोई हाथी पे खड़ा है ना, किसी के ऊपर छत्र है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ये अलग अलग फैकल्टीज, जैसे फिजिकल फैकल्टी है, मेंटल फैकल्टी है, सोल फैकल्टी है, ये काम करती है। तो अलग अलग फैकल्टीज है। तो इस तरीके से अब ये पूरे शरीर के अंदर की रचना बता रहे हैं कि क्या होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो धर्म क्षेत्र है उसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये थोड़ा गहरा है कि भाई स्पिरिचुअल जो ड्यूटीज हैं, हमारी एक्टिविटीज, हमारा पर्पस क्या है। जब हम बार बार मन और बुद्धि की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम अपने भीतर के रास्ते पर जाने की कोशिश करें। धर्म क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि हम बाहर के एक्शंस को करने से पहले हम अंदर के अपनी बॉडीज के अंदर भी विचार विमर्श करें। जैसे कि ये बताया गया है भगवत गीता में कि जो एक तपस्वी होते हैं, आगे के चैप्टर्स में बात आएगी, ये जो तपस्वी होते हैं वो दिन भर में जो हम रोजमर्रा के कार्य करते हैं कुछ नहीं करते, या कोई तपस्वी जो है वो कुछ काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करने का मतलब कि ना तो वो मेटेरियलिज्म में बिजी रहते हैं, जैसे हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो दिन भर के कार्य एक नॉर्मल जो व्यक्ति करता है, लेकिन तपस्वी तपस के लिए काम करते हैं, साधना में बिजी रहते हैं। वो सबसे ज्यादा जो काम उनका होता है वो साधना का काम होता है। तो इस प्रकार से वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल ड्यूटीज और एक्टिविटीज को पहचानने के लिए है यहाँ पर। तो अब दो अपोजिट फोर्सेस हो गई, और उसके बाद दो वर्ड उन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि पांडु को हम, जो पांडव हैं उनको हम कहते हैं कि जो राइटियस प्रिंसिपल ऑफ निवृत्ति, जो हमेशा रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्डलीनेस, जो हमेशा अपनी इंद्रियों के उनसे दूर भागे, जो निवृत्ति की तरफ हो। और जो कुरुस बताए हैं वो बताए हैं प्रवृत्ति, यानी कि जो 100 कुरुस हैं, जो ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र के बेटे हैं, वो वर्ल्डली एंजॉयमेंट की तरफ भागते हैं। तो अब दो चीजें हो गई, एक हो गया निवृत्ति, एक हो गया प्रवृत्ति। तो जब वर्ल्डली अफेयर की तरफ जाते हैं तो वो हमारी प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसीज बनती है। और जो पांडव हैं, जो राइटियस प्रिंसिपल है, सही क्या है,
उन सिद्धांतों की तरफ चलते हैं तो वो है निवृत्ति, यानी कि हम ज्ञान की तरफ, एक योगी बनने के रास्ते पर जा रहे हैं, योग की परंपरा की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम चर्चा हमने कल की थी, और जो कॉन्शियस हुए थे हम कि अरे ये क्या हो रहा है, जो हम ब्रेन की बात कर रहे थे, तो मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ, उसके माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो ये मनस है और जो बुद्धि है, इसके अंदर उन्होंने एक वर्ड दिया है यहाँ पर कि मनस द सेंस माइंड द सटल मैग्नेटिक पोल टर्न्ड आउटवर्ड टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज इन द पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली क्या होता है, ये मैं एक बार स्लाइड से समझ आएगा। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। जैसे ब्रेन को अगर हम ऐसे इस सेक्शन में काटें अपने ब्रेन को यहाँ से, तो हमें ब्रेन का अंदर का हिस्सा दिखता है। इसी को उन्होंने यहाँ पे साइंटिफिकली पोन्स वेरोली बोला है। तो हम ऊपर से देखेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि बार बार मन हमें कैसे खींचता है, इंद्रियां हमें कैसे खींचती हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन है, सबसे ऊपर का जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम सेरिब्रम या नियोकॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसी को हम क्रिएटिव ब्रेन भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सेल्फ एनालिसिस चलता है, जो हमारे इंट्यूटिव, जो हमारी इम्पल्सिस होती हैं वो चलती हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे एक दूसरे नंबर पर लिखा है थैलेमस। ठीक है, जहाँ पे हमारे विचार आते हैं, बंडल ऑफ थॉट्स आते हैं, बंडल ऑफ थॉट्स आते हैं, और फिर उसके बाद वो फिल्टर होते हैं, हाइपोथैलेमस में फिल्टर होते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है मिड ब्रेन, ना कि जो बीच का हिस्सा है मिड ब्रेन, जहाँ पे हमारे कुछ जैसे ईगो के सर्किट्स बनते हैं, हम जहाँ हमारी अटैचमेंट्स होती है, प्लेजर सर्किट्स जहाँ बनते हैं, वो वाला पार्ट। और फिर चौथे नंबर पे लिखा है पोन्स, जो एक ब्रिज का काम करता है। नीचे से जो हमारी सेंसेशंस जाती हैं, और ऊपर से जो हमारी मोटर सिस्टम, यानी कि जो हम एक्शंस करते हैं, उसके बीच के पार्ट को पोन्स बोला है। ये पोन्स ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एक ब्रिज है, जो मैंने साइड में लिखा भी है कि लेटिन में इसको पोन्स को बोलते हैं ब्रिज। यानी कि नीचे से जो हमारी सेंसेस आई, ऊपर से जो हमारे एक्शंस की, जो नर्वस सिस्टम आया, तो दोनों को जो क्रॉस करता है वो पोन्स बोला जाता है। और यही एक एरिया है जो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकली, जो हमारी एवर बिजी विद सेंसरी कोऑर्डिनेशन, जो हमारा मन है हमारी इंद्रियों के साथ, जो हमेशा बिजी रहता है, काम करता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हमारी ईगो डेवलप होती है। जो भी चीजें हमारे अंदर, जो विचार आते हैं, और विचार के बाद जो हमारे एक्शंस में परिवर्तित होते हैं जो हमारे विचार, वो ये एक एरिया है जहाँ पर वो एक विचार और हमारे जो एक्शंस और हमारी सेंसेस का एक ब्रिज बनता है। तो ये हमारे हेमिस्फीयर, हमारे ब्रेन को ऊपर का जो हमारा सेरिब्रम है उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि नीचे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो, और ऊपर की तरफ हमारा मिड ब्रेन और हायर ब्रेन, उसको कनेक्ट करता है, पोन्स कनेक्ट करता है। तो भगवत गीता के इस पहले अध्याय में, और पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में उन्होंने ये बताया है कि जो पोन्स वेरोली है वो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लेती है। जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, हम विचार करते हैं, ये करें ना करें। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट के बैक साइड में, पोन्स वेरोली के बैक साइड में एक, मैं अगर इसको आगे चलती हूँ, ये
हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये पूरा ऊपर का ब्रेन का हिस्सा है। पोन्स वेरोली देखो कहाँ पर है, और सेरिबेलम कहाँ है। पोन्स क्या करता है कि सारे ब्रेन के सभी हिस्से को कनेक्ट करता है, ऊपर के सेरिब्रम को भी, पीछे का जो सेरिबेलम है उसको भी, नीचे की जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा है उसको भी, जहाँ हमारे सेंटर्स होते हैं ना। और सेंटर्स के जो सेंटर्स हैं, हमारा हार्ट बीट है ना, हमारे जितने भी जो हम खाते पीते हैं वो सारे हमारे सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। और जो पोन्स है वो हमारा, कुछ हमारा ब्रीथिंग सेंटर्स, कुछ हमारे जो आदान प्रदान चलता है, क्रॉस करते हैं, कुछ भी हमारे एक्शंस होते हैं, क्रॉसिंग होती है तो ऊपर की तरफ हमारे हाई ब्रेन में भी कनेक्ट होते हैं, और उसके नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने एक लोकस कोरुलियस एक वर्ड दिया है, जो एक ब्लू कलर का डॉट आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे ब्रेन की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये जो पोन्स है और जो लोकस कोइरूलियस है, यहाँ पे हमारे जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, जब हम कोई भी विचार करते हैं, कुछ किसी भी द्वंद में रहते हैं ना, और जब हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये एक ब्रिज जो है ये यहाँ पे काम करता है हमारे ब्रेन का। और उसमें एक उन्होंने हार्मोन का नाम यहाँ पे नोर नेफ्रिन, एक हार्मोन इन्होंने बताया कि केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडीली रिएक्शन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, ये एक्शन के लिए काम करते हैं। ये जो एरिया है, हम इसको बस जस्ट एरिया के रूप में याद रखें। एंड दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन arousal, ड्रीमिंग, स्लीप एंड मूड स्विंग्स। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है। तो अगर हम इस पहले श्लोक को आराम से समझ लेते हैं कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और दोनों की तरफ की जो फोर्सेस हैं, जो मन है और हमारे जो अंदर का जो ब्रेन का हिस्सा है, मन को हम अकेला नहीं रख सकते। हमारा जो ब्रेन है, वो जो मस्तिष्क है, वो अंदर कुछ ना कुछ हमारे नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है। और उसमें जो पोन्स है वो एक ब्रिज का काम करता है, जहां से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो हम अब की इस बात को समझ गए हैं कि ये वाला जो एरिया है, जब हमारे विचार फ्लक्चुएट होते हैं, क्रॉस करते हैं, और हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो द्वंद चलता है वो इस तरीके से चलता है। ओके, चलो, आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। और इसको हम यहीं पे खत्म करें तो बेटर है, क्योंकि 5 मिनट हम वो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम, कुछ दिन हमें लगेंगे इसको डाइजेस्ट करने में, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा तो हम इसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड और जो धृतराष्ट्र के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो बोल रहे हैं धृत। धृत का मतलब होता है कि टाइट पकड़ के रखना, जैसे मन जो है अपनी तरफ खींचता है टाइट। जैसे हम, उन्होंने बताया जो जैसे घोड़े होते हैं और उसके ऊपर जो रस्सी लगी हुई होती है, रेंस बोला, ये खींच के रखना, मतलब अपनी तरफ खींचते रहना बार बार। मन, मतलब मन ये ट्राई करता है कि भाई मैं ही सही हूँ। सिंपल सी बात है, उसको आराम से अगर हम समझें कि वो बार बार बस यही कोशिश करता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई मन अपने आप को ऊपर लाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि जो राष्ट्र, धृत राष्ट्र, धृत मतलब हेल्थ, उसको खींचना, और राष्ट्र मतलब किंगडम, राज करना, रूल करना। तो मन जो है अपनी इंद्रियों के साथ हमारे पूरी बॉडी के ऊपर रूल करता है, तो रूल करता रहता है, मतलब वो राज करता है, मन का राज्य है ना। तो
यहाँ पर दृष्टम राष्ट्रम येना, कि हु अपहोल्ड्स द किंगडम ऑफ सेंसेस, मतलब जो अपनी सेंसेस को रखकर बस वो सोचता है ये ही मेरा राज्य है और इससे बाहर कुछ है ही नहीं, वो धृतराष्ट्र है। who rules by holding tightly the reins of the senses, और उस लगाम को, उस पांचों सेंसेस को पकड़ के रखता है। कभी हम आंखों से प्रभावित हो जाते हैं, कभी हम कानों से प्रभावित हो जाते हैं, कभी हम कुछ खुशबू देखकर प्रभावित होते हैं, जो हमारी पांच सेंसेस हैं। जैसे खाने की अभी बात की, कि मतलब एक टुकड़ा भी, नेचुरोपैथी तो ये कहती है कि एक टुकड़ा भी जब हम ज्यादा लेते हैं तो वो कहते हैं कि वो टुकड़ा, हमारी कॉन्शियसनेस अंदर से चिल्लाती है तो तुम क्यों ले रहे हो। नेचुरोपैथी ने इतनी सुंदर तरीके से बताया है कि जब हम अगर एक गिलास पानी पीने का मन है फिर भी हम एक घूंट भी फालतू पीते हैं, तो बॉडी के अंदर कहीं सेटिंग नहीं होती है, कि बॉडी का जो बैलेंस है वो इनबैलेंस होता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि वो कहीं इम्बैलेंस हमारे पहले रस धातु में जाता है, फिर रक्त धातु में जाता है, फिर मांस धातु में कहीं मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, कहीं मेद धातु, कहीं फैट बड़ी हो जाती है ना। और बाद में जो कोशिकाएं हैं वो चिल्लाते हैं कि तुमने इतना ज्यादा क्यों लिया था। इवन कि पानी की एक घूंट भी नेचुरोपैथी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। इवन की नेचुरोपैथी तो ये भी कहती है कि अगर तुम रात को खाना खाते हो तो तुम्हारे अंदर तो ऊर्जा आनी चाहिए, तो तुम सो क्यों जाते हो, तुम्हें थकावट क्यों हो। कहती कि अगर खाने से ही सब कुछ एनर्जी मिलती है तो तुम्हें रात को खाना खाकर तो ऊर्जा आनी चाहिए, नींद खुल जानी चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, तो क्यों खाते हो। तो रात को नेचुरोपैथी ये कहती है कि बहुत कम भोजन करना चाहिए ना, और मॉर्निंग में भी भोजन, क्योंकि रात को तुम पूरी नींद लेकर आते हो, तो नींद से तुम जब उठते हो तो पूरी ऊर्जा से भरे हुए होते हो, तो तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत कम खाना एक नेचुरल वे ऑफ ईटिंग, नेचुरल वे ऑफ फूड बताया है ना। क्योंकि ज्यादा अगर हम भौतिक स्तर की तरफ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इंद्रियां हैं, जो यहाँ पे हम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हमारा खुद का ब्लाइंड माइंड ही है, ये जो हमारी इंद्रियों को बार बार हमें उसकी तरफ खींचता रहता है। तो लगाम उसके हाथ में है, मन के हाथ में। तो हम अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से वो मैग्नेटिक जो पोल है मनस का, उसकी तरफ हम खींचते चले जाते हैं। तो धृतराष्ट्र का मीनिंग ये इन्होंने यहाँ पर बताया। तो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जो जो भी आज हमने कुछ सीखा, तो 1 मिनट की प्रैक्टिस, आंख बंद करेंगे और सबसे पहले महातार बाबा जी को थैंक्स, लहरी महर्षि जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, परमहंस योगानंद जी को, कुछ सेकंड बस इतना भाव विभोर होकर हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हम उनके द्वारा गाई गई सॉन्ग ऑफ स्पिरिट, जो भगवत गीता है, उसको सुनने का, जानने का मौका मिला। और हमने पहले अध्याय के डिस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुन, निराशा है अर्जुन की, उसको भीतर ही भीतर हमने समझा कि हम भी निराश होते हैं। बॉडीली लेवल पे हमारी निराशा और हमारे अंदर का द्वंद, मनस और आत्म तत्व पर, मन तत्व और आत्म तत्व, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल बैटलफील्ड, कि हमारे भीतर ही धृतराष्ट्र यानी कि हमारा ब्लाइंड माइंड बार बार पूछता है क्या हुआ, क्या घटित हुआ हमारे भीतर। पुरुष जो मन की सो टेंडेंसीज हैं, और मन से जो टेंडेंसीज बनती है, और पांडु जो पांडव है, दोनों आपस में, इनकी जो हमारी इंट्यूटिव टेंडेंसीज है, इंट्यूशंस आती है, हमारी बुद्धि है,
दोनों आपस में खड़े होते हैं और हर पल हमारे अंदर की कॉस्मिक बैटलफील्ड चलती रहती है। कभी मन हावी होता है, तो कभी आत्मा की तरफ हम चलते हैं। अंदर ही अंदर हम योग परंपरा को सीख रहे हैं। योग, साइंस ऑफ योग, साइंस ऑफ योग परंपरा, कि हम किस प्रकार से अपनी आत्मा को विकसित करें और छोटे छोटे अज्ञानों से बाहर निकलकर योगी बन जाए। ये प्रैक्टिस हम हर रोज हम करेंगे। और अपने ब्रेन के भीतर के हिस्से को देखिए। ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा जो हायर ब्रेन है, उससे नीचे बीच का हिस्सा मिड ब्रेन है, और पोन्स है, जहाँ पे बहुत सारे द्वंद चलते हैं। बार बार हम उस द्वंद से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ब्रिज है पोन्स। साइंटिफिक वे से हम ये समझ पाए, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, वो जो ब्रिज है, जहाँ पर हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से अपने आप की कॉन्शियस चॉइस को चुनते हैं। इतनी आराम से अंदर का ब्रेन के हिस्से को पहचाने कि यही है सब कुछ। जब जो हमारे मन के साथ इंटरप्रेट करता है, मन और इंद्रियों के साथ इंटरप्रिटेशन हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के नर्वस सिस्टम के साथ चलती रहती है। तो जितना हम इसको रिलैक्स करेंगे, जितना हम उस शांत ठहराव सीखेंगे, उतना ही हमारा ब्रेन रेस्ट करेगा और हमारे हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन बनेगा। जितने ज्यादा विचारों में उलझेंगे, उतना ही हमारे ब्रेन के अंदर थकावट होगी। न्यूरॉन्स अपने छोटे छोटे सर्किट्स बनाएंगे लोभ लालच के। वो हमें नहीं करना। बस इसी जागरूकता के साथ हम अपनी इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं आराम से, थैंक्स करते हुए।